आज अपन अध्ययन करेंगे मुर्गी पालन के बारे में। मुर्गी पालन के बारे में भी इनकी क्या क्या कौन कौन सी प्रजातियां हैं या जो जातियां हैं किन 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 उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। तो मुर्गी पालन का व्यवसाय प्राचीन काल से किया जाता रहा है, यानी भारत के अंदर व अन्य देशों के अंदर जो जंगली मुर्गी के मूल स्थान माने जाते हैं, यानी भारत तथा अन्य पड़ोसी देश जो है वो क्या है, जंगली मुर्गी के मूल स्थान माने जाते हैं। आज की 29 जातियों की उत्पत्ति प्राचीन जंगली मुर्गियों से ही हुई है। असील भारत की विख्यात पुरानी मुर्गी की जाति है, यानी असील जो जाति है वो बहुत ही पुरानी मुर्गी की जाति है, जो कि राजा महाराजा लड़ाई के उद्देश्य से पालते थे। यानी यह जाति राजा महाराजा जो मुर्गों की लड़ाई में रुचि रखते थे, यह यहाँ पाली जाती थी। आज भी संसार भर में इस शौक को रखने वाले लोग असील को बहुत पसंद करते हैं। यानी असील जाति की जो मुर्गी है, उन मुर्गों को लड़ाई के लिए ही पाला जाता है, यानी उनकी लड़ाई देखने के लिए ही इस जाति की मुर्गियों को पाला जाता है। अंग्रेजी का पोल्ट्री शब्द अधिक व्यापक है, यानी पोल्ट्री का उपयोग अधिक किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर पोल्ट्री इसका अर्थ क्या है, तो इसमें मुर्गियों, बतखें, हंस, टर्की, कबूतर आदि पक्षियों का पालन पोषण आता है। यानी पोल्ट्री के अंदर न केवल मुर्गियां पाली जाती है, बल्कि बतखें, हंस, टर्की और कबूतर भी पाले जाते हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण मुर्गी है जो प्राय अंडे, मांस तथा पंखों के लिए पाली जाती है। अंडे तथा मांस दोनों की प्रोटीन के बहुमूल्य साधन हैं। अंडों में विटामिन ए, डी, B1, B2 और पेंटोथेनिक अम्ल अधिकता से मिलता है। अतः देश में पौष्टिक भोजन के निम्न स्तर को ऊंचा करने के लिए मुर्गी पालन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तालिका में पोषण मान दिया हुआ है भी, अंडे के अंदर, दूध के अंदर, चूजे के अंदर, मांस के अंदर और चावल के अंदर क्या क्या संगठन के रूप में क्या क्या पाया जाता है और कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो मुर्गी से प्राप्त पदार्थों का तुलनात्मक पोषण मान प्रतिशत में दिया गया है। तो पानी की बात करें तो अंडे में कितना होता है, मांस में कितना होता है, दूध में कितना होता है और चावल में कितना होता है, उस आधार पे इनका पोषक मान दिया गया है। प्रोटीन की अगर बात करें तो चावल के अंदर 7.1, दूध के अंदर 3.5, चूजे के अंदर 12.4 और अंडे के अंदर 13 और मांस के अंदर 20% पाई जाती है। वसा चावल के अंदर 1.1, दूध के अंदर 3.5, चूजे के अंदर 11.6 और अंडे के अंदर 14.5 और मांस के अंदर 11.2। यानी अंडे के अंदर वसा भी अधिक पाई जाती है, शर्करा भी पाई जाती है, खनिज लवण भी पाए जाते हैं और कैलोरी जो ऊर्जा मान है वो भी 100 कैलोरी प्रति ग्राम पदार्थ के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनका आपस में कॉम्बिनेशन बना के रखा गया है, ताकि इनसे पता चले भी अंडे के अंदर कितने प्रतिशत क्या पाया जाता है और मांस के अंदर क्या पाया जाता है। उस आधार पे ये पोषण मान दिए गए हैं। तो भारत में मुर्गी पालन का व्यवसाय विशेष रूप से निर्धन व्यक्ति ही किया करते थे। यानी जो मुर्गी पालन करते थे वो व्यवसाय कौन करते हैं, निर्धन, यानी जो गरीब लोग हैं वो ही करते हैं। ये अधिकतर देशी जातियां प्राय अंडे देने वाली रखते हैं। यह प्राय सहायक व्यवसाय समझा जाता है, यानी अतिरिक्त जब भी कोई खेती करता है या उनके साथ जो मुर्गी पालन व्यवसाय करता है तो वो एक सहायक हो गया। इनके द्वारा मुर्गियों के आहार, आवास और देखरेख पर कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है। इस प्रकार कम देखभाल और कम उत्पादन के उपरांत भी देशी मुर्गियों का किसान के यहाँ अब भी महत्वपूर्ण स्थान है। मुर्गियों से मिलने वाले पदार्थों की तेजी से बढ़ती हुई मांग जो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है तथा सरकारी विकास संबंधी परियोजनाओं के कारण पिछले एक दशक में गांवों तथा शहरों में अधिक से अधिक लोग मुर्गी पालन की ओर आकर्षित हुए हैं और ये व्यवसाय प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर होता जा रहा है।
अब यह व्यवसाय पशुपालन के साथ संबंधित हो गया, यानी पहले लोग शौक के रूप में रखते थे, लेकिन अब इसको व्यवसाय के रूप में मुर्गियों को पालना शुरू कर दिया है। तो भारत में मुर्गी पालन के विकास में बाधाएं, यानी लिमिटेशन ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग इन इंडिया। तो इनके अंदर क्या क्या बाधाएं आती है, तो भारत में मुर्गी पालन के विकास में निम्नलिखित बाधाएं आती है, यानी पूंजी में कमी। तो अब जब व्यवसाय करता है कोई मुर्गी पालन का, तो उसके लिए सर्वप्रथम किस चीज़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुर्गी पालन के लिए उनके रहन सहन की व्यवस्था करना, उनके खान पान या संतुलित आहार की व्यवस्था करना, तो पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी क्या होता है, हमारे देश में अधिकतर कृषक निर्धन है और उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वे इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक चला सके। इस दिशा में सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए भी अनुदान देना चाहिए, क्योंकि यह एक बाधा के रूप में जानी जाती है। फिर दूसरा आता है आहार की कमी। तो मुर्गी आहार में लगभग 50% दाना की मात्रा होनी चाहिए, परंतु देश में खाद्यान्न की कमी के कारण मानव आहार की वस्तुएं इस काम में लाना उचित सिद्ध नहीं हो रहा है, अतः मुर्गी आहार पर काफी प्रभाव पड़ा है। यानी 50% जो है बचत होती है, उसमें से 50% तो मुर्गी के आहार में उनके खाने पीने की जो व्यवस्था की जाती है उन्हीं के अंदर खर्च हो जाता है। और खाद्यान्न जो हमारे देश में जो खाद्यान्न की कमी है के कारण मानव आहार की वस्तुएं इस काम में लेना उचित नहीं, यानी जो खाद्यान्न है वो जो मनुष्यों के लिए काम में ली जाती है, उनको इन मुर्गी पालन के काम में लेना कठिन है। फिर आता है उत्पादन में विभिन्नता। प्राय देखा गया है कि अंडों का उत्पादन प्रत्येक ऋतु में एक सा नहीं रहता है। गर्मियों में उत्पादन प्राय कम होता है और जबकि सर्दियों में अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसी परिस्थितियों में अंडों की होट व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। होट यानी बाजार व्यवस्था जो होती है या मार्केट के अंदर जो दुकानें लगाई जाती है, उनको होट व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है अंडों की मांग में विभिन्नता, यानी अंडों की मांग अलग अलग ऋतु में अलग अलग रहती है, तो उससे भी विभिन्न प्रभाव पड़ता है। तो अंडे खाने वालों का यह विश्वास है कि गर्मियों की ऋतु में अंडे खाना हानिप्रद है, क्योंकि इससे शरीर में अधिक गर्मी उत्पन्न होती है और वातावरण पहले से ही गर्म होता है। परंतु यह केवल भ्रम है और सच्चाई तो यह है कि अंडे के खाने से अन्य आहार की अपेक्षा अधिक गर्मी उत्पन्न नहीं होती है और इसलिए गर्मियों की ऋतु में भी अंडे खाने से हानि नहीं होती है। ग्रीष्म ऋतु में मांग कम हो जाने से अंडों की कीमत भी कम हो जाती है और यदि बहुत अधिक अंडे उत्पन्न होते हैं तो अंडों को बेचने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और सर्दियां आते ही मांग एक साथ बढ़ जाने की से कीमत भी बढ़ जाती है, परंतु उत्पादन उनके इसके अनुरूप शीघ्र नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी अंडों की मांग में विभिन्नता, यानी गर्मियों में अंडों का उत्पादन भी कम होता है लेकिन उनकी मांग भी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाती है तो अंडों की मांग बढ़ने लगती है और अंडों की कीमत भी बढ़ जाती है। अब जैसे जैसे मांग बढ़ती है तो उस हिसाब से अंडा उत्पादन नहीं हो पाता है, यानी अंडों के उत्पादन को भी शीघ्रता से नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये हो गई अंडों की मांग में विभिन्नता, तो ये इनकी सीमाएं होती है। तो होट व्यवस्था में सुविधा है, यानी जो मार्केट व्यवस्था है उनमें क्या सुविधा होती है, यदि अंडों को स्थानीय व्यवस्था से बेचना हो तो विशेष कठिनाई नहीं होती है। यदि किसी दूर स्थान में भेजना हो तो इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि उन्हें ठीक से पैक किया जाए, क्योंकि सावधानी रखने से रास्ते में अंडे टूट सकते हैं और इनसे भारी हानि होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त अंडों के उत्पन्न होने से उपभोक्ता के पास तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें कम तापमान पर रखा जाए, परंतु इतनी सुविधाएं हमारे देश में प्राप्त नहीं है। यानी होट व्यवस्था की सुविधा है, यानी दूर स्थान पर भेजने के लिए अंडों की पैकिंग है बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ते में
अगर रास्ते में अंडे टूट जाते हैं तो उनसे जो उत्पादक है उनको नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो आगे मार्केट में बेचते हैं अंडे अपन, तो वो रास्ते में टूट जाएंगे तो उससे आगे अंडे नहीं पहुंच पाएंगे, तो वहां से कीमत उनकी नहीं मिल पाएगी। तो इससे ये जो पशु वो मुर्गी पालक है उसको नुकसान पहुंच सकता है। फिर आता है अंडों के गुणों का स्तर निर्धारित होना है, यानी हमारे देश में अंडों की विशुद्धता एवं गुणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। सर्दियों की ऋतु में तो अंडे शीघ्र नष्ट नहीं होते हैं, परंतु गर्मियों में यदि अंडा फर्टाइल है तो उसे उच्च तापक्रम पर थोड़े समय तक भी रखने पर नष्ट होने लगता है। अंडे खरीदने वालों को भी इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि जो फर्टाइल अंडों को कैसे पहचाना जाए तथा उन्हें क्यों न खरीदा जाए। क्वालिटी के निर्धारण न होने से अच्छे अंडे उत्पादकों को भी हानि होती है, क्योंकि उनको बड़े आकार वाले तथा स्वच्छ अंडों की अपेक्षाकृत कम कीमत मिलती है। फिर आता है अंडे खाने के प्रति अंधविश्वास। तो इस देश में लगभग 3/4 जनसंख्या शाकाहारी है और उनका विश्वास है कि अंडे मांसाहारी आहार में आते हैं, क्योंकि उनमें जीव होता है। लेकिन केवल जो फर्टाइल अंडे होते हैं उन्हीं अंडों में जीव होता है और शेष अंडे शाकाहारी आहार में आते हैं। आजकल अंडे उत्पादन लेने वाले फार्मों पर मुर्गे प्राय नहीं रखे जाते हैं, यानी वहां पर फर्टाइल अंडों का उत्पादन नहीं होता है। ऐसी मुर्गियों से प्राप्त अंडों में जीव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग यह भी समझते हैं कि अंडे खाने से गर्मियों में अधिक गर्मी शरीर में पहुंचती है, परंतु उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि एक अंडे में लगभग 18 कैलोरी की ऊष्मा होती है, जो कि साधारण चपाती एवं स्लाइस में थोड़ी अधिक और एक बार खाए जाने पर चने व मटर की मात्रा में थोड़ा कम होती है। यानी ये अंधविश्वास होता है कि अंडे खाने के प्रति ये अंधविश्वास होता है कि ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन ये शाकाहारी होते हैं, क्योंकि जो बाजार में उपलब्ध जो अंडे होते हैं वो अनफर्टाइल अंडे होते हैं। उनके अंदर कोई जीव नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर निषेचन नहीं होता है। निषेचन के बिना उस अंडे से कोई भी जीव या कोई भी चूजा प्राप्त नहीं होता है। और साथ में जो ये भी अंडे अधिक गर्मी पैदा करती हैं शरीर के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंडे के अंदर 18 किलो कैलोरी जो ऊर्जा होती है उसमें होती है, वो साधारण चपाती से थोड़ी अधिक होती है। यानी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है अंडे से, इसे वर्ष भर भी खाया जा सकता है। उसके बाद आता है व्यवसाय में ज्ञान एवं अनुभवों की कमी होना, यानी अनुभव नहीं होता है या ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें तो मुर्गी पालन व्यवसाय जो करते हैं उसमें सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है कि इससे उद्योग या जो व्यवसाय है के विभिन्न पहलुओं का समुचित ज्ञान होना चाहिए और पुस्तकों एवं रेडियो समाचार पत्रों में इसकी चर्चा होनी चाहिए, परंतु हमारे देश में इसकी कमी है। यानी इस प्रकार के समाचार पत्रों में या रेडियो के द्वारा प्रसारण नहीं किया जाता है मुर्गी पालन व्यवसाय किस तरीके से करना चाहिए या उसको चलाने के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए। उसके आधार पर ये क्या होती है, लिमिटेशंस होती है मुर्गी पालन व्यवसाय के अंदर। अब आता है मुर्गी पालन व्यवसाय से लाभ क्या होता है। तो एडवांटेज ऑफ पोल्ट्री कीपिंग, यानी मुर्गी पालन से क्या लाभ है। तो मुर्गी पालन के मुख्य लाभ है, हमारे देश में मानव शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता अधिकतर वनस्पति प्रोटीन से पूरी की जाती है और पशुओं से प्राप्त प्रोटीन की मात्रा आहार में बहुत ही कम रहती है, जबकि यह अनुपात विपरीत होना चाहिए। यानी जो मानव शरीर के अंदर प्रोटीन की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करने के लिए हमें पशुओं से प्राप्त जो प्रोटीन होती है, जैसे अंडों से प्राप्त प्रोटीन है, दूध से प्राप्त प्रोटीन है या घी से प्राप्त प्रोटीन है, तो वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि वनस्पति प्रोटीन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। फिर आता है भारत में प्रति व्यक्ति संतुलित आहार में 1 अंडा प्रतिदिन होना चाहिए, लेकिन लोग इनको एक अंडा भी उपयोग में नहीं करता है।
और पशुओं से प्राप्त होने वाली प्रोटीन अंडों द्वारा सुगमता से प्राप्त की जा सकती है, यानी अंडों से प्रोटीन को आहार के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। फिर आता है इस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम व्यय की आवश्यकता होती है, यानी अंडे देने वाली एक मुर्गी पर प्रतिवर्ष लगभग 150 रुपया व्यय होता है। फिर उसके बाद आता है थोड़े ही समय में लगभग 6 माह बाद मुर्गी अंडा देना प्रारंभ कर देती है तथा शीघ्र ही आय होने लगती है। यदि गोश्त के लिए मुर्गी पालन है जो इससे भी कम अवधि में लगभग 3 माह में भी प्रारंभ हो जाता है, यानी जो मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं अंडों के लिए पालते हैं तो वो 6 महीने बाद अंडा देना शुरू कर देती है। और जो मीट पर्पज यानी मांस उत्पादन के लिए जो पाली जाती है वो 3 महीने बाद ही उनसे मीट प्राप्त करने के 3 महीने के बाद ही उनसे आय प्राप्त होने लग जाती है। तो मुर्गियों को रखने के लिए पशुओं की अपेक्षा कम स्थान की आवश्यकता होती है क्योंकि इनका शारीरिक आकार छोटा होता है, यानी जो डेयरी फार्म करते हैं उनकी अपेक्षा अगर मुर्गी फार्म बनाया जाए तो उनको जो स्थान है उनकी कम स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका जो आकार छोटा होने के कारण इनकी जो रहने की व्यवस्था है वो भी आकार में छोटी रखी जाती है। तो बहुत से खाद्य पदार्थ जो मानव आहार में के उपयुक्त नहीं है मुर्गियों द्वारा अंडा तथा गोश्त उत्पादन के लिए काम में लाए जा सकते हैं, यानी बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें अपने मानव आहार में तो उपयोग नहीं करते हैं लेकिन उन खाद्य पदार्थों को अपने मुर्गियों जो अंडा देने वाली या मीट पर्पज के लिए जो मुर्गियां पाली जाती है उनको खिलाकर अपन उनसे अंडा और मांस प्राप्त कर सकती हैं। तो एक पाउंड कितने का होता है 454 ग्राम का होता है। तो गोश्त के लिए 2 से 3 पाउंड आहार की आवश्यकता तथा 12 अंडों के लिए केवल 4 से 5 पाउंड आहार की आवश्यकता होती है। फिर आता है पूरे वर्ष का समय व्यवसाय में लगाया जा सकता है और इस तरह से श्रम नष्ट नहीं हो पाती है, यानी जो मुर्गी पालन व्यवसाय करते हैं उसके अंदर पूरा वर्ष भर का जो समय है वो अपन मुर्गी पालन में लगा सकते हैं और बीच में श्रम नष्ट नहीं होती है, यानी बीच में कोई भी व्यक्ति फ्री में बैठा नहीं रह सकता है, इसको वर्ष भर रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। परिवार के सभी सदस्यों जैसे बच्चों वृद्धों एवं स्त्रियों को भी इस कार्य में लगाया जा सकता है क्योंकि यह काम अधिक परिश्रम वाला नहीं होता है। फिर आता है मुर्गियों के नीचे बिछाए गए बिछावन को यदि खाद की तरह प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छी खाद मिल सकती है। बिछावन में 3% नाइट्रोजन, 2% फॉस्फोरस व 2% पोटास और अन्य पदार्थ होते हैं। यानी जो मुर्गी की खाद होती है वो पोषक मान के आधार पर बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जब अपन सीधे तौर पे अगर बात करें तो गाय और भैंसों को अपन क्या खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, यानी सूखा चारा हरा चारा खिलाते हैं, तो उनका पोषक मान जो होता है वो कम होता है क्योंकि मुर्गियों को जो आहार देते हैं अपन उसमें खाद्यान्न यानी दानों की मात्रा अधिक होती है और दानों के अंदर पोषक मान अधिक होता है, तो उनकी जो पीठ होती है या विष्ठा होती है जो खाद होती है उनके अंदर भी पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है। फिर आता है मुर्गी पालन के आर्थिक लाभ यानी इकोनॉमिक्स ऑफ पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो मुर्गी पालन की सफलता निम्न बातों पर निर्भर करती है, यानी पहला है इसमें उद्योग क्षमता यानी बिजनेस एबिलिटी। तो उद्योग प्रारंभ करने वाले में मुर्गियों के बारे में कुछ अनुभव एवं उद्योग चलाने की कुशलता होना आवश्यक है। इसकी कमी होने पर थोड़ी सी अड़चन आने पर धंधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यानी जो मुर्गी पालन उद्योग शुरू कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो उस जो मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू कर रहा है जो व्यक्ति उसको मुर्गियों के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए या उद्योग चलाने की कुशलता यानी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसमें यह क्षमता नहीं है यानी अनुभव नहीं है तो उसमें कुछ अड़चन आ गई, जैसे कोई बीमारी फैल रही है मुर्गियों के अंदर, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो इससे क्या होगा
प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और नुकसान की तरफ, उद्योग फायदे से नुकसान की तरफ चला जाएगा। फिर आता है होट व्यवस्था की सुविधा यानी मार्केटिंग फैसिलिटीज। तो यदि शहर अधिक पास है तो अंडे उत्पन्न करने से लाभ होगा, और यदि दूर है तो अंडे उत्पन्न करने के स्थान पर अगर मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन अधिक लाभप्रद होगा, क्योंकि अंडे शीघ्र ही नष्ट होने लगते हैं। अतः अधिक दूर मार्केट होने के कारण अधिक अंडे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अगर समय अधिक लगता है तो भी अंडे नष्ट हो जाएंगे और उनके अंडों के टूटने के कारण भी उसको हानि पहुंचेगी। और दूसरी ओर चूजों आदि को सुगमता से होट ले जाया जा सकता है, यानी मांस उत्पादन के लिए अगर मुर्गी पालन व्यवसाय किया जा रहा है तो उनसे चूजे जो निकल रहे हैं उनको चूजों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान रहता है, और जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गियां हैं उनको भी ले जाने में सुविधा रहती है। फिर आता है अनुभव एवं ज्ञान या नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुर्गियों को विभिन्न दिशाओं में पोषक तत्वों की आवश्यकता है एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों की मात्रा, आहार एवं रहने के स्थान की सफाई आदि का ज्ञान होना परम आवश्यक है। ऐसा न होने पर छोटी सी घटनाएं भी मुर्गी पालन को पहाड़ सूझ सकती है एवं धंधा असफल होने का भय रहता है। यानी जो मुर्गी पालक है, जो मुर्गी पालन व्यवसाय कर रहा है, उसको यह अनुभव और ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर मुर्गियों के अंदर साफ सफाई का विशेष ध्यान न रखा जाए तो नमी अधिक बढ़ने से भी उनमें रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो बिछावन का और उनको समय समय पर टीकाकरण या जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनको समय समय पर दिया जाए तो उनसे हानि से बचा जा सकता है। लेकिन अनुभव और ज्ञान न होने के कारण जब भी कोई छोटी सी भी कठिनाई आ जाती है तो मुर्गी पालन को पहाड़ यानी बहुत बड़ी समस्या सूझती है, यानी दिखती है भी बहुत बड़ी समस्या आ गई है और धंधा असफल होने का भय भी रहता है। फिर आता है पूंजी। तो प्रत्येक उद्योग को चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है और इसके लिए भी यह आवश्यक है। यानी मुर्गी पालन अगर कोई व्यवसाय शुरू कर रहा है तो उसके पास धन की व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको मुर्गी भी खरीदनी होती है या अंडे या चूजे खरीदने हैं और उनके लिए रहने की व्यवस्था है, आहार व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूंजी होना बहुत आवश्यक है। फिर आता है मुर्गियों की जातियां। तो जाति विशेष का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अंडे के उत्पादन को विशेष ध्यान देना है अथवा गोश्त उत्पादन को, यानी इसमें यह ध्यान रखा जाता है जो मुर्गियां की जो जातियां सिलेक्ट करनी है तो उनमें देखना है कि अंडे उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गी की जाति अच्छी रहेगी या मांस उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गी अच्छी रहेगी। तो इन बातों का ध्यान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंडे उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए अलग अलग नस्लें, जो मुर्गी की अलग अलग नस्लें हैं उनको पाला जाना चाहिए। तो दोनों अभिप्रायों के लिए अलग अलग जातियां पाली जाती है, यानी दोनों उद्देश्य अलग अलग हो गए ना, जैसे अंडा उत्पादन के लिए अलग जातियां हो गई और मांस उत्पादन के लिए अलग जातियां काम में ली जाती है। फिर आता है यंत्र। तो इक्विपमेंट क्या चाहिए, तो मुर्गी पालन के लिए कुछ यंत्रों की आवश्यकता होती है और मुर्गी पालन की बहुत कुछ सफलता इन पर आधारित होती है। यंत्रों की जैसे मुर्गियों के अंदर कैनाबोलिज्म की जो एक आदत होती है, जैसे एक चोंच मार के एक दूसरे को घायल करने की, तो उनको चोंच काटने की भी यंत्र चाहिए और उनको अंडा देने वाले स्थान के लिए भी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, यानी जालीनुमा शेड बना हुआ होना चाहिए पानी पीने के लिए, या जो दाना अपन डाल रहे हैं उनके अंदर जो नालियां बनाई जाती है उन यंत्रों का भी होना आवश्यक है। तो इस तरीके से मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए इन चीज़ों का होना महत्वपूर्ण होता है। तो ये हो गया आपके मुर्गी पालन से आर्थिक लाभ। धन्यवाद। ये टॉपिक होता है आपका कंप्लीट।